सो लास्ट लेक्चर में जहाँ से लीव करा था अभी वहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को पता है, मैं देखिए मैं जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट करा था तो वहाँ पे या पहले भी आपको हमको एक बड़ी बेसिक सी इक्वेशन पता है फोटोसिंथेसिस क्यों क्या होते हैं। 6U2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाता है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल्स क्या बनता है, C6H12O6 6O2 एंड 6 वाटर। तो आप देखिए इस इक्वेशन से भी हमको पता चल रहा है कि जो 1 मोल ऑफ CO2 होता है, मतलब 1 मोल ऑफ होता है हमारे पास CO2 नहीं, 1 मोल ऑफ जो ग्लूकोज होता है हमारे पास, ठीक है। इसका एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 चाहिए होते हैं, 6। तो जो केल्विन साइकिल है वो इनकम्प्लीट इसलिए है कि जो मैंने आपको पहले बताई थी, केल्विन साइकिल वो इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि उसमें एक ही साइकिल हो रहा है रिडक्शन का। इसका मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए हम लोगों को, मतलब ये देखिए जो एक ये पूरी साइकिल, इसका मतलब कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए हमको ये साइकिल 6 बार ऑपरेट करनी पड़ेगी, 6 बार ऑपरेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ये जो एक है ये साइकिल जो एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए, बट हमको टोटल तो 6 CO2 मॉलिक्यूल फिक्स करने हैं एक ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। और फिर वो आके स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है, समझिए। तो मतलब इसकी टोटल होंगी हमारे पास 6 साइकिल्स होंगी, ठीक है। अब एक और चीज़ मुझे जो आपको बतानी है, यहाँ पे ना 2 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसका मतलब हमको यहाँ पे 2 ATP चाहिए होती है और 2 NADPH चाहिए होती है। मतलब जब समझ लीजिए जो टोटल हमारी एक साइकिल होती है ना, एक केल्विन साइकिल होती है 1, जो देखिए जो हमारे पास एक केल्विन साइकिल होती है फॉर वन केल्विन साइकिल, 1 केल्विन साइकिल में हमको 3 ATP आर रिक्वायर्ड एंड 2 NADPH, ठीक है। 2 NADPH तो दोनों NADPH तो यहाँ रिडक्शन में यूज़ हो गए, ठीक है। और जो ये ATP है 3 ATP में से 2 ATP तो रिडक्शन में यूज़ हो गए और एक ATP आपका यूज़ होगा रीजनरेशन में, ठीक है, समझ गए। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम इस अगर एक साइकिल में इतना हो रहा है तो जब हम इसकी 6 साइकिल्स चलाएंगे तो कितने बनेंगे, ATP कितने रिक्वायर होंगे, 18 ATP एंड NADPH कितने, 12 NADPH। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, कैलकुलेशन आपको इसकी आनी चाहिए, कितने ATP रिक्वायर होते हैं, कितने NADPH रिक्वायर होते हैं, ठीक है। तब क्या होता है जब हम लोग क्या करते हैं, जब हमें पूरी साइकिल चलाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे है 2 फॉस्फोग्लिसरेट है, तो हमारे पास यहाँ जो ट्राइवोस फॉस्फेट होते हैं ना, इसके भी हमारे कितने मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, 2 ही मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है जब ये साइकिल्स को 6 बार चलाएंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे जो 2 होते हैं हमारे पास PGA 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA, तो उससे 2 ट्राइवोस फॉस्फेट बनते हैं, ठीक है। तो जब हम इसकी 6 साइकिल्स चलाएंगे तो टोटल कितने ट्राइवोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 6 × 2, क्योंकि एक साइकिल में 2 बन रहे हैं, ठीक है। और मेरे को 6 साइकिल चलानी है तो 12 ट्राइवोस फॉस्फेट बन जाएंगे। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि 12 ट्राइवोस फॉस्फेट तो बन जाएंगे, तो यहाँ दिक्कत क्या है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि मैंने आपको यहाँ बता भी रखा है कि ट्राइवोस फॉस्फेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है और ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है। तो अगर मैंने ये 12 के 12 ट्राइवोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स यूज़ कर लिए तो 12 × 3 48 कार्बन कंपाउंड होगा। तो ग्लूकोज इज़ नॉट अ 48 कार्बन कंपाउंड, रॉन्ग। ग्लूकोज इज़ नॉट अ 48 कार्बन कंपाउंड। इसका मतलब कि 12 ट्राइवोस फॉस्फेट में से जो 10 ट्राइवोस फॉस्फेट होते हैं वो हमारे ग्लूकोज बनाने के काम नहीं आएंगे। वो जो होते हैं 12 जो ट्राइवोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10 ट्राइवोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमारे रीजनरेशन में काम आएंगे, ठीक है। रीजनरेशन में काम आएंगे और किसका रीजनरेशन होगा, रीजनरेशन ऑफ RUBP, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ओके। समझ में आ गया इतना, ठीक है। तो 10 ट्राइवोस फॉस्फेट तो यूज़ हो जाएंगे रीजनरेशन में, क्योंकि अगर हम 12 के 12 यूज़ कर लेगा मैंने ग्लूकोज बनाने में तो 48 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, वो तो रॉन्ग है। तो उसमें से 10 ट्राइवोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स यूज़ हो जाएंगे रीजनरेशन ऑफ RUBP में, और जो बचे हुए 2 ट्राइवोस फॉस्फेट हैं वो मेरे किस में यूज़ हो जाएंगे, वो मेरे यूज़ हो जाएंगे ग्लूकोज बनाने में, ठीक है। ये मेरे यूज़ हो जाएंगे ग्लूकोज बनाने में,
ये मेरे यूज़ हो जाएंगे ग्लूकोज बनाने में, ठीक है। ये तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो क्या है, बस हमको पता है थर्ड स्टेप क्या था, रीजनरेशन। उसमें फ्रॉम ट्रायोस फॉस्फेट आर यू बी पी इज रीजनरेटेड, ठीक है। और रीजनरेशन, एक आर यू बी पी के रीजनरेशन के लिए हम लोगों को एक ए टी पी रिक्वायर होती है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक आर यू बी पी के रीजनरेशन के लिए एक ए टी पी रिक्वायर होती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द क्रूशियल स्टेप, जिस पे जो होती है विच नीड्स टू बी ऑपरेटेड सो दैट साइकिल कंटिन्यूज अनइंटरप्टेड, ठीक है। तो वो स्टेप कौन सा होता है, रीजनरेशन। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, मोस्ट क्रूशियल स्टेप, सो दैट साइकिल continues continues अनइंटरप्टेड, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए अगर रीजनरेशन होगा नहीं, इसका मतलब अगर आर यू बी पी नहीं बनेगा, और अगर आर यू बी पी नहीं बनेगा तो फिर ये साइकिल रुक जाएगी, क्योंकि कोई एक्सेप्टर तो यही है ना CO2 का। तो इसका मतलब ये कि हम चाहते हैं कि ये साइकिल अनइंटरप्टेड कंटिन्यू हो, मतलब अनइंटरप्टेड चलती रहे, तो रीजनरेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो हम बोलते हैं, अब एक और क्वेश्चन आता है कि फॉर हाउ मैनी केल्विन साइकिल्स रिक्वायर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये चीज़ भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन ग्लूकोज ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 साइकिल्स आर रिक्वायर्ड। किसकी, C3 पाथवे की, ठीक है। C3 साइकिल 6 साइकिल्स रिक्वायर होती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब हम एक बेसिक अगर हम लोग पूरा समझ लें, तो जो मेरे पास 6 CO2 होते हैं, उसको फिक्स करने के लिए फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है PGA, ठीक है। फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है मेरे पास PGA, और फिर जो PG होता है, इसमें मेरा क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। तो फॉस्फोराइलेशन मतलब मेरे पास 1,3-bis फॉस्फो ग्लिसरेट बना, 1,3-bis फॉस्फो ग्लिसरेट बना, ठीक है। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बना। और इस 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में रिडक्शन होता है, और मेरा बनता है ट्रायोस फॉस्फेट, और फिर इस ट्रायोस फॉस्फेट का होता है रीजनरेशन, और मेरा बनता है RUBP। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप NCERT का डायग्राम देखें ना, तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा किस स्टेप में ATP और NADPH यूज हो रही है, क्योंकि वो NCERT में साथ में लिखा है, ठीक है। हमने भी डायग्राम में साथ में बनाया था। अब देखिए ना, यहाँ ATP और NADPH साथ में है, बट एक्चुअली में क्या होता है कि ATP जो रिक्वायर होता है ना, वो इस फॉस्फोराइलेशन वाले स्टेप में रिक्वायर होता है, ठीक है। जब हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं, तो एक्चुअली ATP यहाँ पे रिक्वायर होते हैं 12 ATP की मॉलिक्यूल्स, और NADPH जो होते हैं वो एक्चुअल रिडक्शन में यूज़ होते हैं 12 NADPH, ठीक है। बट NCERT में क्या है, दोनों को क्लब करके लिख रखा है। तो जब आप NCERT की थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि अलग अलग स्टेप्स में रिक्वायर होते हैं ATP और NADPH, ठीक है। तो एक तो रिक्वायर होता है इसमें फॉस्फोराइलेशन में ATP, और दूसरा रिक्वायर होता है NADPH में। बट NCERT की डायग्राम में, जो डायग्राम हमको भी बनाना है, जो एग्जाम में आएगा, उसमें ATP और NADPH एक ही साथ में दिखा रखे हैं अंडर रिडक्शन, ठीक है। अब रीजनरेशन में आपको पता है, रीजनरेशन में 6 ATP यूज़ होगी, क्योंकि एक साइकिल में एक ATP यूज़ होती है। एक RUP बनाने के लिए जब इसके हम 6 साइकिल्स चलाएंगे तो 6 ATP रिक्वायर होंगी, ठीक है। तो ये बात हम ऑलरेडी लिख भी चुके हैं कि 6 साइकिल्स के लिए 18 ATP एंड 12 NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर 6 साइकिल्स, ओके। अब NCERT में छोटा सा टेबल दिया है, ठीक है, ऐसे इन आउट लिख करके छोटा सा टेबल लिखा है, जैसे इन ऐसे आउट, ठीक है। इन क्या है, मतलब इन मतलब साइकिल के अंदर हम लोग क्या जा रहा है, 6 CO2 जा रहा है, ठीक है। और निकल क्या रहा है, हमारा CO2 का पूरा फिक्स होकर ग्लूकोज बन रहा है। साइकिल के अंदर हम लोग कितने डाल रहे हैं, 6 साइकिल्स ऑपरेट करने के लिए 6 ATP, तो मिल कितना रहा है, 18 ATP। तो कितना मिल रहा है, 18 ADP और 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स रिलीज़ हो रहे हैं। 12 NADPH जा रहे हैं अंदर, 12 NADPH जा रहे हैं, और 12 तो निकलेंगे क्या बाहर, एनर्जी यूज़ करके 12 NADP प्लस। तो ये NCERT में छोटा सा टेबल दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा का पूरा ख़त्म कर लिया है द प्रोसेस ऑफ
C3 साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी C3 साइकिल ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। फोटो रेस्पिरेशन। अब देखिए क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन में। क्या होता है देखिए, जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो रूबिस्को एंजाइम होता है, रूबिस्को जो एंजाइम होता है, इसके पास कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी होती है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी होती है। मतलब ये CO2 के साथ भी बाइंड कर सकता है, O2 के साथ बाइंड कर सकता है। अब इसका जो बाइंडिंग किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड O2। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। अगर CO2 O2 का रेशियो सेम होता है तो क्या शो करता है, कार्बोक्सिलेशन। हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके ज़्यादा एफिनिटी CO2 के साथ होती है। बट अगर CO2 O2 कंसनट्रेशन इज़ लो,